नमस्कार दोस्तों, हर्षित द्विवेदी एजुकेशन में आपका स्वागत है। मेरा नाम है विनीत सागर। डेली वन लाइनर्स और एग्जाम्स 7 सितंबर 2022। आज के इंपॉर्टेंट वन लाइनर्स कौन कौन सा है चेक करते हैं। सबसे पहला, मोदी अनाउंसेस पीएम श्री स्कीम फॉर अपग्रेडिंग 14,500 स्कूल्स। सितंबर 5 टीचर्स डे था। टीचर्स डे के दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अनाउंस किया है पीएम श्री योजना। फुल फॉर्म है प्रधानमंत्री स्कूल्स फॉर राइजिंग इंडिया। तो इसका ऑब्जेक्टिव ये है दोस्तों, जितने गवर्नमेंट स्कूल्स है ना, बेसिकली जितने स्कूल्स सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरीज, लोकल बॉडीज वगैरह मैनेज कर रहे हैं, उन स्कूल्स को अपग्रेड किया जाएगा। उन स्कूल्स में मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर, लैब्स, स्मार्ट क्लासरूम्स, लाइब्रेरीज, स्पोर्ट्स फैसिलिटीज वगैरह इक्विप किया जाएगा। ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम रहेगा दोस्तों। सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम मतलब क्या है? इंप्लीमेंट करना है स्टेट गवर्नमेंट्स को। सेंटर की तरफ से मेजर चंक ऑफ शेयर मिल जाएगा स्टेट गवर्नमेंट्स को, पर स्टेट गवर्नमेंट्स को भी थोड़ा बहुत एक्सपेंसेस बियर करना पड़ेगा। ठीक है। नाउ पीएम श्री स्कूल्स विल शोकेस ऑल कंपोनेंट्स ऑफ द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 एंड एक्ट एज एक्सेम्पलर स्कूल्स एंड आल्सो ऑफर मेंटरशिप टू अदर स्कूल्स इन देयर विसिनिटी। तो बेसिकली देखिए, हमारा नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के बारे में आपको पता होगा। इसमें जितने इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स है वो सबको इनकॉर्पोरेट करके स्कूल्स को अपग्रेड किया जाएगा। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के बारे में कुछ बेसिक डिटेल्स। 21st सेंचुरी का पहला एजुकेशन पॉलिसी है। 34 ईयर ओल्ड नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 1986 को ये रिप्लेस किया। 5 फाउंडेशनल पिलर्स के ऊपर बेस्ड है एनईपी 2020, दैट इज access, equity, quality, affordability and accountability, and this policy is aligned to the 2030 agenda for sustainable development। यूनाइटेड नेशंस का 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के बारे में आपने सुना होगा, उसमें क्वालिटी एजुकेशन भी है। तो उन टारगेट्स को अचीव करने के लिए एनईपी में काफी सारे प्रोविजंस हैं। वन ऑफ द सैलिएंट फीचर ऑफ न्यू एजुकेशन पॉलिसी क्या है दोस्तों? हमारा जो 10+2 स्ट्रक्चर ऑफ स्कूल करिकुलम है ना, उसे 5+3+3+4 करिकुलम स्ट्रक्चर में चेंज किया जाएगा और क्लास 5 तक होम लैंग्वेज या फिर मदर टंग और रीजनल लैंग्वेज पढ़ाया जाएगा। बेसिकली मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन मदर टंग होगा क्लास 5 तक। और यूनिवर्सिटीज एंड हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस के लिए कॉमन एंट्रेंस एग्जाम्स कंडक्ट किया जाएगा। वैसे गवर्नमेंट का एक टारगेट है दोस्तों, ग्रोस एनरोलमेंट रेशियो 50% तक करने का 2035 तक, एंड मल्टी डिसिप्लिनरी एंड इंक्लूसिव एजुकेशन को प्रमोट करने का। ग्रोस एनरोलमेंट रेशियो मतलब क्या होता है? टोटल पॉपुलेशन में कितने बच्चे स्कूल्स में एनरोल हो रहा है। आज के हिसाब से वो काफ़ी कम है, तो 2035 तक 50% तक GER या फिर ग्रोस एनरोलमेंट रेशियो को अचीव करना गवर्नमेंट का ऑब्जेक्टिव है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 से। अगला है वीओ चिदम्बरनार 151st बर्थ एनिवर्सरी। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ट्रिब्यूट्स पे किया है फ्रीडम फाइटर वीओ चिदम्बरम पिल्लई साहब को ऑन हिज 150th बर्थ एनिवर्सरी। इनका पूरा नाम है वलियनागम ओलगनाथन चिदम्बरम पिल्लई। इनका जन्म 5 सितंबर 1872 को तिरुनेलवेली डिस्ट्रिक्ट ऑफ तमिलनाडु में हुआ था। वैसे बीओसी पॉलिटिक्स एंटर किए थे 1905 में फॉलोइंग द पार्टीशन ऑफ बंगाल। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, बंगाल पार्टीशन के टाइम पर बंगाल के वाइसरॉय कौन थे? 1905 के एंड तक वीओसी मद्रास विजिट किए थे और स्वदेशी मूवमेंट में पार्ट लिए थे। स्वदेशी मूवमेंट को इनिशिएट किया था बाल गंगाधर तिलक और लाला लाजपत राय, ये बात आपको पता होगा। वैसे वीओ चिदम्बरनार रामकृष्ण मिशन में भी कंट्रीब्यूट किया है दोस्तों। इन्होंने काफी सारे इंस्टीट्यूशंस भी एस्टैब्लिश किए हैं, लाइक स्वदेशी प्रचार सभा, धर्म संघ नेसवसालय, नेशनल गोडाउन, मद्रास एग्रो इंडस्ट्रियल सोसाइटी लिमिटेड, देशाभिमान संगम एक्सेट्रा। वैसे 1906 में वीओ चिदम्बरनार मर्चेंट्स एंड इंडस्ट्रियलिस्ट के सपोर्ट से टूटिकोरिन एंड तिरुनेलवेली डिस्ट्रिक्ट में स्वदेशी मर्चेंट शिपिंग आउटफिट एस्टैब्लिश किए थे बाय द नेम ऑफ स्वदेशी स्टीम नेविगेशन कंपनी SSN को। वैसे गांधी जी वर्किंग क्लास को सपोर्ट करने के लिए 1917 में चंपारण सत्याग्रह ऑर्गेनाइज किए थे, पर देखा जाएगा तो वीओ चिदम्बरनार इससे काफी पहले वर्किंग क्लास को सपोर्ट किया है अलग अलग मूवमेंट्स के थ्रू। इनके कुछ इंपॉर्टेंट राइटिंग्स देखिए, मेय्यारम, मेय्यरिव, आंथोलॉजी, तिरुकुरल विथ लिटरेसी नोट्स ऑफ मनकुडवार, तोलकापियम विथ लिटरेसी नोट्स ऑफ इलमपूरनार, ऑटोबायोग्राफी एक्सेट्रा। अगला है जस्टिस चंद्रचूड अपॉइंटेड नालसा चेयरपर्सन। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया द्रौपदी मुर्मू सुप्रीम कोर्ट जज जस्टिस DY चंद्रचूड साहब को नॉमिनेट किया है एज द नेक्स्ट एग्जीक्यूटिव चेयरपर्सन ऑफ द नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी, दैट इज नालसा। जस्टिस DY चंद्रचूड फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इलाहाबाद हाई कोर्ट थे एंड फॉर्मर जज ऑफ बॉम्बे हाई कोर्ट भी थे। नालसा has been constituted under the Legal Services Authorities Act 1987 to provide free legal services to the weaker sections of society। तो आप
ये कॉन्सेप्ट क्लियर कर दीजिएगा। नालसा का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? फ्री लीगल सर्विसेज प्रोवाइड करना है वीकर सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी को, बेसिकली बिलो पॉवर्टी लाइन के लोगों के लिए, शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब के लोगों के लिए, विमेन के लिए, बच्चों के लिए। तो ये सारे वीकर सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी दोस्तों, इनको फ्री लीगल सर्विसेज प्रोवाइड करना नालसा का काम है। Now, it also distributes funding and grants to state legal services authorities also। देखिए नालसा के अंडर अलग अलग स्टेट में स्टेट लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज भी है दोस्तों, इन्हें फंड्स एंड ग्रांट्स प्रोवाइड करते हैं नालसा। एंड नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस को भी फंड्स प्रोवाइड करते हैं दोस्तों, लीगल एड सिस्टम्स एंड इनिशिएटिव्स को एग्जीक्यूट करने के लिए। नालसा का मेजर ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या है? एक तो लीगल अवेयरनेस स्प्रेड करना है, लोक अदालत ऑर्गेनाइज करना है। लोक अदालत के बारे में हमने काफी बार डिस्कस किया है दोस्तों। रिसेंटली एक लोक अदालत ऑर्गेनाइज हुआ था ऑनलाइन मोड में, ये भी मैंने आपको बताया था। डिस्प्यूट सेटलमेंट्स को प्रमोट करते हैं, जितने विक्टिम्स है क्राइम का उनको कॉम्पनसेशन प्रोवाइड करने में मदद करते हैं। वैसे आर्टिकल 39A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वन ऑफ द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी है। तो ये आर्टिकल ये कहता है दोस्तों, for free legal aid to the poor and weaker sections of the society to promote justice on the basis of equal opportunity। तो बेसिकली आर्टिकल 39A स्टेट को ये डायरेक्ट करता है कि वीकर सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी को फ्री लीगल एड प्रोवाइड करना चाहिए। वैसे टू फंडामेंटल राइट्स दैट इज आर्टिकल 14 एंड आर्टिकल 22 क्लॉज 1 में स्टेट का ऑब्लिगेशन है टू इंश्योर इक्वालिटी बिफोर द लॉ। लॉ के सामने इक्वालिटी प्रोवाइड करना स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगला है 28th एडिशन ऑफ द स्टेटस रिपोर्ट ऑन इंडियाज एक्सटर्नल डेट 2021-22। मिनिस्ट्री ऑफ फिनेंस के अंदर डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स में एक यूनिट है एक्सटर्नल डेट मैनेजमेंट यूनिट, दैट इज EDMU। इन्होंने 28th एडिशन ऑफ द स्टेटस रिपोर्ट ऑन इंडियाज एक्सटर्नल डेट 2021-22 रिलीज किया है। इनके हिसाब से एंड मार्च 2022 में इंडिया का एक्सटर्नल डेट है $620.7 बिलियन। अगर आप एंड मार्च 2021 से कंपेयर करोगे, इसमें 8.2% का इंक्रीज देखने को मिला है। मतलब एंड मार्च 2021 में हमारा एक्सटर्नल डेट $573.7 था, ठीक है। तो ये $620.7 बिलियन में लॉन्ग टर्म डेट जो है ये $499.1 बिलियन है। मतलब टोटल एक्सटर्नल डेट में 80.4% जो है लॉन्ग टर्म डेट है, मतलब लॉन्ग टर्म में इसे चुकाना है। एंड शॉर्ट टर्म डेट कितना है? टोटल 19.6% ऑफ द $620.7 बिलियन है। समझ गए? नाउ एक्सटर्नल डेट एज ए रेशियो टू जीडीपी फेल मार्जिनली टू 19.9% एज एट एंड मार्च 2022। देखिए अगर आप जीडीपी के साथ कंपेयर करोगे, एक रेशियो बनाओगे, तो एक्सटर्नल डेट एज ए रेशियो टू जीडीपी मार्जिनली फेल हुआ है टू 19.9%। इसका मतलब ये नहीं है कि हमारा एक्सटर्नल डेट कम हुआ है, बल्कि हमारा जीडीपी इंक्रीज हुआ है। तो जो एक्सटर्नल जीडीपी इज टू जीडीपी मतलब जो कंपैरिजन है वो मार्जिनली थोड़ा सा कम हुआ है। फॉरेन करेंसी रिजर्व्स एज ए रेशियो टू एक्सटर्नल डेट स्टूड स्लाइटली लोअर एट 97.8%। ठीक है, तो फॉरेन करेंसी रिजर्व से अगर आप कंपेयर करोगे, रेशियो बनाओगे, तो ये 97.8% है, पहले 100.6% था। एक्सटर्नल डेट का मतलब क्या होता है दोस्तों? इट रेफर्स टू मनी बोरोड फ्रॉम ए सोर्स आउटसाइड द कंट्री। अब देखिए, देश के बाहर से जब आप पैसे उधार लेते हो ना, उसे एक्सटर्नल डेट बोलते हैं। नाउ एक्सटर्नल डेट हैज टू बी पेड बैक इन द करेंसी इन विच इट इज बोरोड। तो अगर हम डॉलर्स बोरो कर रहा है तो डॉलर्स ही आपको वापस देना पड़ेगा, ऐसा नहीं इंडियन करेंसी देने से चलेगा, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, तो एक्सटर्नल डेट हैज टू बी पेड बैक इन द करेंसी इन विच इट इज बोरोड। नाउ एक्सटर्नल डेट हम कहां से ऑब्टेन कर सकता है? फॉरेन कमर्शियल बैंक से, इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस लाइक इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, वर्ल्ड बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक एक्सेट्रा, एंड फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफ द फॉरेन नेशंस। फॉरेन नेशंस गवर्नमेंट से भी हम एक्सटर्नल डेट जो है ऑब्टेन कर सकते हैं। नाउ नॉर्मली दिस टाइप्स ऑफ डेट्स आर इन द फॉर्म ऑफ टाइड लोन्स। टाइड लोन्स मतलब क्या होता है दोस्तों? मतलब देखिए, किस पर्पस के लिए आप लोन ले रहे हो वो बताना होगा, और जो पैसे हैं वो उसी पर्पस के लिए यूज भी करना है। समझ गए? देखिए, आप जब भी एक्सटर्नल डेट के बारे में कुछ न्यूज पढ़ते हैं तो उसमें क्लियरली लिखा रहता है मेट्रो रेल कंस्ट्रक्ट करने के लिए, या फिर कोई पावर ग्रिड कंस्ट्रक्ट करने के लिए, रोड कंस्ट्रक्ट करने के लिए, और वो कहां पे आएगा वो प्रोजेक्ट, वो सब क्लियरली लिखा होगा। इसे टाइड लोन्स बोलते हैं दोस्तों, मतलब पर्पस हमें ऑलरेडी बताना होगा। गवर्नमेंट्स एंड कॉर्पोरेशंस आर एलिजिबल टू रेज लोन्स फ्रॉम अब्रॉड
दिस आर इन द फॉर्म ऑफ एक्सटर्नल कॉमर्शियल बोरोइंग्स। तो देखिए आपको पता होगा गवर्नमेंट्स है और गवर्नमेंट्स के नीचे जितने कॉर्पोरेशन है वो सब लोन्स रेज कर सकता है एब्रोड से, मतलब इंडिया के बाहर से। इसे एक्सटर्नल कॉमर्शियल बोरोइंग्स बोलते हैं। वैसे दोस्तों ये सारे जो इकोनॉमी रिलेटेड टर्म्स है या फिर फिनेंस रिलेटेड जो टर्म्स है वो सब आपको रमेश सिंह इंडियन इकोनॉमी की किताब में मिल जाएगा। रमेश सिंह इंडियन इकोनॉमी की किताब 100% कवर किया हुआ है, प्लेलिस्ट अवेलेबल है चैनल में, वर्ड बाय वर्ड एक्सप्लेनेशन है दोस्तों। आप हर्षित द्विवेदी नाम के साथ सर्च कर सकते हो। अगला है 3 न्यू डिस्ट्रिक्ट्स फॉर्म्ड इन छत्तीसगढ़ इन 2 days। छत्तीसगढ़ चीफ मिनिस्टर भूपेश बागल 3 नए डिस्ट्रिक्ट्स इनोग्रेट किया है स्टेट में। तो कौन कौन सा है न्यू डिस्ट्रिक्ट्स? मोहला मानपुर अंबागढ़ चौकी, सारंगढ़ बिलाईगढ़ एंड खैरागढ़ छुईकादान गांडाई। तो टोटल नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स हो गया है छत्तीसगढ़ में 31। ध्यान दीजिएगा। वैसे मोहला मानपुर अंबागढ़ चौकी में 499 विलेजेस है दोस्तों विद ए पॉपुलेशन ऑफ 2.83 लाख, वाइल खैरागढ़ छुईकादान गांडाई में 494 विलेजेस है विद ए पॉपुलेशन ऑफ अप्रोक्सीमेटली 3.68 लाख। नाउ ये सब इतना इंपॉर्टेंट नहीं है दोस्तों, बस आप ध्यान दीजिएगा कि नए नए डिस्ट्रिक्ट्स का नाम कौन कौन सा है और टोटल नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स कितने हैं। ठीक है। नाउ नए डिस्ट्रिक्ट्स क्रिएट करने का पावर या फिर डिस्ट्रिक्ट्स का बाउंड्रीज चेंज करने का पावर या फिर नाम बदलने का पावर ये स्टेट गवर्नमेंट्स के पास है। सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं है। तो स्टेट गवर्नमेंट्स नए डिस्ट्रिक्ट्स कैसे क्रिएट कर सकता है? इट कैन बी डन थ्रू एन एग्जीक्यूटिव ऑर्डर और बाई पासिंग ए लॉ इन द स्टेट असेंबली। 2 ऑप्शन है स्टेट गवर्नमेंट के पास, या तो एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर इशू करो बाई सिंपली इशूइंग ए नोटिफिकेशन इन ऑफिशियल गैजेट। ऑफिशियल गैजेट में एक नोटिफिकेशन इशू करने से काम हो जाएगा खत्म, या फिर स्टेट असेंबली में एक लॉ पास करना पड़ेगा। पर देखिए स्टेट गवर्नमेंट्स मैक्सिमम केसेस में एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर इशू करते हैं, जल्दी काम खत्म हो जाएगा। ठीक है। वैसे आपने रिसेंटली सुना होगा पंजाब में भी एक नया डिस्ट्रिक्ट फॉर्म हुआ था मलेरकोटला, इसके बारे में मैंने एक वीडियो भी बनाया था वैसे लास्ट। वैसे छत्तीसगढ़ स्टेट टोटल 6 स्टेट से अपना बाउंड्री शेयर करता है, उत्तर प्रदेश, झारखंड, ओडिशा, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र एंड मध्य प्रदेश। अगला है दिल्ली राजपथ सेंट्रल विस्ता लॉन्स टू बी रीनेम्ड एज कर्तव्य पथ। सेंट्रल गवर्नमेंट ने यह डिसाइड किया है हिस्टोरिक राजपथ एंड सेंट्रल विस्ता लॉन्स का नाम बदलने के लिए आज कर्तव्य पथ। वैसे सेंट्रल विस्ता एवेन्यू का ओपनिंग होने वाला है 8 सितंबर 2022 को। नाउ आप सबको ये बात पता होगा सेंट्रल विस्ता एवेन्यू इज पार्ट ऑफ द लार्जर सेंट्रल विस्ता प्रोजेक्ट। वैसे सेंट्रल विस्ता प्रोजेक्ट में नया पार्लियामेंट बिल्डिंग आने वाला है जिसका यूनिक ट्रायंगुलर शेप होगा, एज वेल एज सेंट्रल सेक्रेटरीट होगा, सेवरल अदर गवर्नमेंट ऑफिसर्स भी होगा। And the ceremonial boulevard which runs from Rashtrapati Bhavan on Raisina Hill through Vijay Chowk and India Gate was named the King's Way, named after King George V during British era। देखिए किंग्स वे के बारे में आपको पता होगा दोस्तों, ये राष्ट्रपति भवन और राइसिना हिल से शुरू होता है थ्रू विजय चौक एंड इंडिया गेट, तो उसे किंग्स वे करके नाम दिया था आफ्टर किंग जॉर्ज V ड्यूरिंग ब्रिटिश एरा। इंडिपेंडेंस के बाद किंग्स वे का नाम बदल के राजपथ किया था। वैसे किंग्स वे का हिंदी वर्ड है दोस्तों राजपथ। तो आप ही गवर्नमेंट ये चाह रहा है दोस्तों ये जो कॉलोनियल एरा में जितना नाम देके रखा था ना वो सबको कंप्लीटली चेंज करने का। ये राजपथ में भी थोड़ा सा कॉलोनियल कनेक्शन है ना, क्योंकि राजपथ का इंग्लिश ट्रांसलेशन किंग्स वे है, तो अभी इसलिए राजपथ का नाम चेंज करके कर्तव्य पथ करने वाला है। वैसे राजपथ को डिजाइन किया था ब्रिटिश आर्किटेक्ट सर एडविन ल्यूटन। वैसे पार्लियामेंट बिल्डिंग एंड राष्ट्रपति भवन को भी सर एडविन लुटियन ने ही डिजाइन किया था, इसलिए दिल्ली को लुटियंस दिल्ली भी बोलते हैं, ये बात आपको पता होगा। जो सेंट्रल विस्ता प्रोजेक्ट है ये लुटियंस दिल्ली को रिनोवेट एंड रीडेवलप करेगा दोस्तों। टोटल 86 एकर्स ऑफ लैंड है। तो इन दिस द लैंडमार्क स्ट्रक्चर्स ऑफ गवर्नमेंट इंक्लूडिंग पार्लियामेंट हाउस, राष्ट्रपति भवन वगैरह है। एंड प्रोजेक्टेड कॉस्ट ऑफ न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग कितना है? 971 करोड़ है दोस्तों। वैसे मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स सितंबर 13, 2019 को सेंट्रल विस्ता प्रोजेक्ट के बारे में अनाउंस किया था। वैसे कॉन्ट्रैक्ट मिला है टाटा प्रोजेक्ट्स को। फाइनल न्यूज, इंडियाज फर्स्ट इंट्रानेशनल कोविड वैक्सीन बाय भारत बायोटेक गेट्स DCGI अप्रूवल। भारत बायोटेक का इंट्रानेशनल कोविड वैक्सीन ब्रांडेड एज इनकोवैक को रेस्ट्रिक्टेड इमरजेंसी यूज के लिए अप्रूवल मिला है ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया से। इंटरनेशनल कोविड वैक्सीन मतलब क्या होता है आप समझ गए होंगे, थ्रू नोस ये वैक्सीन एडमिनिस्टर किया जाएगा। नाउ भारत बायोटेक्स नेशनल वैक्सीन यूजेस ए चिंपैंजी कोल्ड वायरस टू डिलीवर ए हार्मलेस कॉपी ऑफ द कोरोना वायरस स्पाइक प्रोटीन टू द लाइनिंग ऑफ द नोज। अब आप पूछोगे चिंपैंजी कोल्ड वायरस मतलब क्या है? देखिए सालों पहले अफ्रीकन कंट्री युगांडा में नॉर्मल ह्यूमन कोल्ड वायरस की वजह से चिंपैंजीज का डेथ हुआ था।
तो उस वायरस को चिंपांजी कोल्ड वायरस बोलते हैं। तो इसी चिंपांजी कोल्ड वायरस का एक हार्मलेस कॉपी यूज कर रहा है दोस्तों एज वैक्सीन वेक्टर इन भारत बायोटेक्स नेशनल वैक्सीन। वैसे वैक्सीन काम कैसे करते हैं ये बात आपको मालूम होगा, हमने काफी बार डिस्कस किया है। बेसिकली कोई भी एक वायरस का वीक फॉर्म हार्मलेस कॉपी हमारे शरीर में इंजेक्ट करते हैं तो क्या होगा, उस वायरस के अगेंस्ट एंटीबॉडीज क्रिएट होगा। जब एक्चुअल वायरस आएंगे उन वायरस के अगेंस्ट भी फाइट करेंगे ये जो एंटीबॉडीज है। ठीक है, वैक्सीनेशन का बेसिक मेथड ये है, पर आजकल mRNA वैक्सीन भी आया है दोस्तों जिसमें कोई वीक वायरस को इंजेक्ट नहीं करेंगे, बस एक मैसेज पास करेंगे। वैसे mRNA वैक्सीन काम कैसे करता है ये भी वीडियोस अवेलेबल है, चैनल में सर्च कीजिएगा हर्षित द्विवेदी नाम के साथ। Now, the theory behind delivering the vaccine through intranasal route is that both influenza and COVID-19 follow the same pattern of infection nose and mouth route into the lungs। देखिए तो चिंपांजी कोल्ड वायरस को ऐसे वैक्सीन वेक्टर यूज करने का मतलब यह है दोस्तों, कोल्ड वायरस हो बेसिकली जिसे हम इन्फ्लुएंजा बोलते हैं या फिर कोविड-19 वायरस हो, दोनों सेम पैटर्न ऑफ इन्फेक्शन फॉलो करते हैं, नोस एंड माउथ के थ्रू ही लंग्स में पहुंचते हैं। इसलिए ये चिंपांजी कोल्ड वायरस को ऐसे वैक्सीन वेक्टर यूज किया है नेशनल वैक्सीन में। तो नाम ध्यान दीजिएगा, इनकोवैक, ये इंडिया का पहला इंट्रानेशनल कोविड वैक्सीन है जिसे ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया का अप्रूवल मिल रहा है और ये डेवलप किया है भारत बायोटेक। तो दोस्तों दैट्स इट। आई होप आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। लेक्चर की पीडीएफ एज यूजुअल आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइडेड है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।